जो महिलाएं हैं, महिला संगठन को कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाना है। यहाँ के जो यूथ हैं उनको यहाँ का रोजगार उनके हाथ में जाए, ताकि यहाँ से एक स्टार्टअप झारखंड का नया शुरुआत होना चाहिए। यहाँ पर इतने लड़के लड़कियां शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, इसका क्या होगा? तो आज सरकार को कड़ाई से उस कानून को, जो आज की तारीख में नियोजन नीति के तहत में जो आउटसोर्सिंग के लिए जो दरवाजा खोल दिया गया है, झारखंड सरकार को नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा कि इसको पूरी तरह से बंद करना होगा। मात्र 13 जो टेक्निकल संस्थान हैं उनको हम लोगों को मजबूत करना चाहिए, ताकि यहीं पर कुटीर उद्योग हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मेन पावर है वो चला सके। देश का खनिज का 46% जो मिनरल्स हमारा झारखंड देश को देता है, तब जो हमारा रॉयल्टी है, अगर वही रॉयल्टी झारखंड में मिले तो यहाँ के विस्थापितों के लिए, जो आज जिसको हम प्रवासी मजदूर कह रहे हैं, उनके लिए पूरी तरह से कानून नए तरीके से बनना चाहिए। पलायन करने वालों का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए कि पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर और जिला स्तर, इन तीनों जगह में मजदूरों का और जो भी बाहर जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन आज सवाल उठता है कि इन लाखों की तादाद में जो हमारे भाई बहन बाहर से आ रहे हैं, उसके बाद झारखंड की स्थिति गांवों में, शहर में और पूरे राज्य की क्या स्थिति होगी, उस पर बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था या तो उनके आने के बाद जो व्यवस्था बदलेगी, उस पर भी आज हम लोगों को चिंतन करने की ज़रूरत है। और पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि झारखंड का अपना इतिहास है। झारखंड को हमारे पूर्वजों ने सांप, भालू, बिच्छू से लड़के इस धरती को आबाद किया है। इसका अपना इतिहास है। जंगल जमीन के साथ यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का अपना अस्तित्व का जुड़ाव है। भाषा, संस्कृति, इतिहास का अपना पहचान है। और सब जानते हैं कि झारखंड में जिस तरह से ये मिनरल से भरा हुआ है, नाना प्रकार के खनिज संपदा से भरा हुआ यह धरती, और यहाँ से आज लाखों की तादाद में हमारे भाई बहन जो बाहर चले गए हैं रोजगार की तलाश में, ये झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज हम जिस झारखंड की बात करते हैं, इस झारखंड से हमारे जो मेन पावर हैं, जिसको प्रवासी मजदूर के रूप में हम लोग मानते हैं, वो मजदूर नहीं हैं, वो झारखंड के मेन पावर हैं, देश के पिलर हैं, जो देश को एक नई दिशा देते हैं। आज वे मजदूर ही हमारे झारखंड में नहीं रहेंगे तो इस झारखंड का और यहाँ के मिनरल्स का और यहाँ के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो अपना अनुमान है, जो कि हम लोग हमेशा से पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं और विस्थापन को रोकने की बात करते आ रहे हैं, हम लोगों का जो अनुमान है कि 15 से 20 लाख तक लोग हमारे भाई बहन बाहर हैं। जब वो वहां से आएंगे तब हम लोगों के लिए चुनौती होगी। जो हम लोगों की जो परिस्थिति में बदलाव होगा, वो बदलाव ये आएगा कि हम लोगों को, सरकार को चिंतन करना होगा, हम लोगों को भी चिंतन करना होगा कि ये बड़ी आबादी आएगी, उनके लिए खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे की जाएगी। और उसके लिए जो खाद्यान्न यहाँ पर व्यवस्था है, वो सरकार को देखना पड़ेगा कि वो खाद्यान्न कितना है, क्या सबके लिए वो सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है, उसको मैंने देखने की जरूरत है। और अगर वो कम पड़ता है तो उसके लिए निश्चित रूप से सरकार को पूरी तरह से माने ईमानदारी पूर्वक उनके लिए जो खाद्यान्न सामग्री है उसकी आपूर्ति बढ़ानी पड़ेगी हर हालत में। कि जिस तरह से आज कोरोना को लेके पूरे देश में एक भय है कि कोरोना
मतलब सबके ऊपर में, मानव से मानव के ऊपर में वो पार होने वाला है, और इसीलिए गांव के लोगों ने बैरिकेडिंग करके रखा है। तो हम लोगों को और सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको, और जो गांव स्तर में जो लोग हैं उनमें विश्वास ये पैदा करना पड़ेगा, मानसिकता ये पैदा करनी पड़ेगी कि कोरोना को हम लोग लड़के हराएंगे, कोरोना का जंग हम लोग हर हालत में जीतेंगे। कोरोना कोई ऐसा लाइलाज बीमारी नहीं है, और इसलिए जो भी लोग बाहर से आएंगे उनके साथ उस तरह से हम भेदभाव नहीं करेंगे जिस तरह से बीच में या तो शुरुआत में जिस तरह से मैंने कोरोना को लेके जो लोगों में भय फैला दिया गया है। और ये कोरोना के चलते, ये जो भय के चलते लोगों में, एक तो हम कहेंगे कि लोग इसको जिस तरह से सांप्रदायिक रंग लाने का भी कोशिश किया गया था, इस चीज को पूरी तरह से प्रशासन को मिलके, समाज को मिलके, हम लोगों को लोगों के बीच से, मन से इसको हटाना पड़ेगा कि कोरोना लाइलाज नहीं है, और कोरोना से हम लोगों को हर हालत में लड़ाई जीतना है, हम लोग लड़ाई जीतेंगे। ये लोगों के मन में ये विश्वास को पैदा करना पड़ेगा, इसलिए कि कोरोना महामारी ऐसा है कि जो पूरे विश्व के अरबपति, करोड़पति और किसान, मजदूर, गरीब से गरीब लोग, किसी को भी नहीं छोड़ा, सब कोई को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। और लॉकडाउन के बाद पूरा विश्व का जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमरा गया है, और लॉकडाउन के कारण कोई आज की तारीख में अपने जिला स्तर तक भी माने यात्रा नहीं कर पा रहा है, और बाहर के हमारे भाई बहन अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में सरकार को सीखना पड़ेगा, और सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा, और हम लोगों ने राज के लिए बहुत पहले से यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विस्थापितों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, राज बनने के पहले से हम लोग सरकार को बोलते आ रहे हैं कि कई नीतियों को बनाना पड़ेगा जो यहाँ के राज के कृषि व्यवस्था के लिए, यहाँ के इन राज के लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, इन राज के लोगों के एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, इस राज के भाषा और संस्कृति और यहाँ के जो आदिवासी समाज के जो भाषा और संस्कृति और उनकी लिपियां हैं और उनके जो इतिहास हैं, यहाँ का झारखंड का अपना इतिहास है, उसको किस तरह से इस राज में हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कि झारखंड अलग राज है, इसी के लिए लड़ा गया था कि यहाँ का जंगल को, जमीन को, नदी को, पहाड़ को, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करते हुए, यहाँ का पर्यावरण को संरक्षण करते हुए, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की मिट्टी के साथ, नदी के साथ, यहाँ का पर्यावरण के साथ हम विकास का रास्ता कैसे तय करेंगे और झारखंड को कैसे समृद्ध बनाएंगे। और यह मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सरकार को जो नीतिगत निर्णय लेना है, हर हालत में इस कोरोना महामारी से सरकार को समझना पड़ेगा कि आज हर हालत में अपने लोगों के लिए, पहले ही मैं बोल चुकी हूं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ राज अगर यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है, यहाँ के लोगों को, यहाँ की नदियां, यहाँ के झील और झरने उनकी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, यहाँ के किसानों के खेतों तक, यहाँ के नदियों का पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो ये झारखंड राज बनने का कोई मतलब नहीं है। और हम लोग पहले से भी कई नीतियों पर बात करने का कोशिश किए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूँ कि आज जिस तरह से सरकार भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं कि जितने भी पलायन कर गए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को सरकार ने वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक सहायता ऐप भी शुरू किया, लेकिन बहुत सारे मजदूरों ने उसको डाउनलोड नहीं कर पाया। और विशेष करके आदिवासी जो प्रवासी मजदूर हैं, कमजोर वर्ग के जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए सरकार भी चिंतित है, चिंता जाहिर कर चुकी है कि वो लोगों का, सरकार जो कंट्रोल
नंबर जो दिया गया है, कंट्रोल रूम से जो 10 नंबर दिया गया है, उसमें लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए। और सबको ही हैरान है कि बड़े संख्या में आदिवासियों का पलायन महानगरों में और सारे ईंट भट्ठों में, पंजाब में, हरियाणा के खेत और खरियान में वही लोग भरे पड़े हैं। लेकिन उनका संख्या जो रिकॉर्ड किया गया वो बहुत दुखद है कि वो सरकार को भी उस तरह से रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। जो बहुत पहले से जो पलायन का जो इतिहास है, बहुत सारे लोग जो भोले भाले लोग हैं, चाहे आदिवासियों की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे तो झारखंड की लड़कियों की बात करें या तो युवा वर्ग की बात करें, बहुत सारे लोग वापस नहीं आ पाते हैं राज्य में। ये दुखद बात आज से नहीं, बहुत पहले से झारखंड इसको महसूस करते आ रहा है। तो आज सरकार को ये हर हालत में पलायन करने वालों का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए कि पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर और जिला स्तर, इन तीनों जगह में मजदूरों का और जो भी बाहर जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर 2 कि झारखंड खनिज संपदा से जिस तरह से भरा पूरा है, लेकिन आजादी के बाद आज तक का हम लोग आंकड़ा देखेंगे तो 40 लाख से ज्यादा झारखंड से आदिवासी मूलवासी किसान ऑलरेडी विकास के नाम से विस्थापित हो चुके हैं। और उनमें से 15-16% को किसी तरह से पुनर्वासित किया गया है और बाकी लोगों को आज भी वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज वो बेघर बार हो गए हैं, आज वो भूमिहीन हो गए हैं, आज वो घर विहीन हो गए हैं। आज ये लॉकडाउन के दरमियान में जो भी आंकड़े आ रहे थे, अखबारों में भी जो आ रहा था, सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया कि बोकारो जैसे जिला से पलायन करने का जो प्रवासी मजदूरों का संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगी कि जब औद्योगिक क्षेत्र में बोकारो जिला इस राज्य में सबसे वजूद बना चुका है, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है बोकारो जिला, और वहां से लोगों का 20,000, वहां के विधायक भी अखबार में स्टेटमेंट दे रहे थे कि 20,000 से ज्यादा मजदूर वहां से पलायन कर चुके हैं, जो बाहर में वो फंसे हुए हैं। सवाल है कि वो जहां पर भी औद्योगिकरण होता है, यहां से लोग विस्थापित हो रहे हैं और बड़ी तादाद में वहां पर नौकरी नहीं मिल रही है। वो औद्योगिकरण के चलते वो विस्थापित होने के बाद वो माइग्रेट कर जा रहे हैं, जिसको आज हम प्रवासी मजदूर के रूप में देख रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अब हम लोगों को सबक लेना है, झारखंड की सरकार को सबक लेनी पड़ेगी कि जो विस्थापित हुए हैं उनके लिए विशेष रोजगार का सृजन होना चाहिए। देश का खनिज का 46% जो मिनरल्स हमारा झारखंड देश को देता है, तब जो हमारा रॉयल्टी है, अगर वही रॉयल्टी झारखंड में मिले तो यहाँ के विस्थापितों के लिए, जो आज जिसको हम प्रवासी मजदूर कह रहे हैं, उनके लिए पूरी तरह से कानून नए तरीके से बनना चाहिए। तमाम कुटीर उद्योग बंद पड़े हुए हैं, उन कुटीर उद्योगों को खोलने की जरूरत है। और जितने भी यहाँ पर जो मेन पावर है, जो बाहर से भी आएंगे और पहले से इस राज्य में मजबूत है, तमाम नौजवानों को, युवतियों को, उनको तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मात्र 13 जो टेक्निकल संस्थान हैं, उनको हम लोगों को मजबूत करना चाहिए, ताकि यहीं पर कुटीर उद्योग हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मेन पावर है, वो चला सके। कानून में जो कहता है कि 5वीं अनुसूची के आधार पर या तो यहाँ के स्थानीयता नीति के आधार पर जहां पर भी जो वनोपज या तो जो हम लोगों का प्राकृतिक संसाधन है उपलब्ध है, यहाँ पर 212 जो अनुसूचित प्रखंड है उसमें, और जो माडा इलाका है पूरे झारखंड में जितने भी ग्राम सभाएं हैं, जंगल से जो आ रहे हैं, हमारे जो फलदार वृक्षों से आ रहे हैं,
उनको, हमारे जो किसान हैं, स्थानीय किसान हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनको पूरी तरह से, उनको सिर्फ कृषि अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ना है। उनके लिए कानून बनना चाहिए कि उनके लिए छोटे छोटे कोऑपरेटिव समिति बना के जो ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं के हाथ में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उन कोऑपरेटिव बना के उनके हाथ में देना होगा, ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित कर सके। और जो केंदुपत्ता है, जो कुटीर उद्योग के रूप में है, और जो यहाँ पर जितने भी वनोपज आ रहे हैं, उसका उद्योग हमारे लोग चला पाए। ग्राम सभाओं को कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वहाँ का, उस इलाके का जो माइनर मिनरल्स है, बालू है, गिट्टी का खदान है, पत्थर का खदान है, आज उनके हाथ में देना चाहिए, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। और उसके साथ ही आज ग्राम सभा, जो महिलाएं हैं, महिला संगठन को कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाना है। यहाँ के जो यूथ हैं, उनको यहाँ का रोजगार उनके हाथ में जाए, ताकि यहाँ से एक स्टार्टअप झारखंड का नया शुरुआत होना चाहिए ग्राम सभा के द्वारा। और जो माइनर मिनरल्स हैं उनके साथ, उसके लिए विशेष व्यवस्था सरकार को करने की जरूरत है। और उसके साथ ही यहाँ पर बांस का बहुत उपलब्धता बहुत ज्यादा है, घरेलू उद्योग चलाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लह यहाँ पर पैदा होते हैं। पूरे झारखंड में लह की फैक्ट्रियां नहीं है, लह का फैक्ट्रियां यहाँ पर लाना चाहिए। और उसके लिए यहाँ के यूथ का कमेटी बनना चाहिए, सोसाइटी बनना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी। झारखंड में जितने भी जो खेती करने के बाद करीब 14 लाख हेक्टेयर जमीन जो यहाँ पर बचता है, उसमें किस तरह से नदी से, नाला से, और जो बड़े जो जल स्रोत हैं, उससे पाइपलाइन द्वारा बिना विस्थापन किए किसानों के खेतों पर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाए। इसलिए कि बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं, उनके लिए 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर दूर से लाके अगर कारखाना तक उद्योग चलाने के लिए पानी का व्यवस्था किया जाता है, तो सरकार को यहाँ का कृषि को बढ़ाने के लिए, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हर हालत में पाइपलाइन द्वारा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम होना चाहिए। पारा शिक्षकों को जो यहाँ पर उनके बदौलत जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, वहां पर हम लोगों को पारा शिक्षा पार्ट टाइम होते हैं, उनको किस तरह से रेगुलर करना होगा, ताकि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत हो। और उसके साथ ही हम लोगों को यहाँ रोजगार के साथ हम लोगों को ये देखना है कि जब झारखंड में, पूरे झारखंड में उद्योग चल रहा है और उसके नाम से जो रॉयल्टी आ रहा है, तो उस रॉयल्टी को यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों का रोजगार सृजन के लिए वो उसका अस्थायी रूप से व्यवस्था हो, उसके लिए सरकार को कानून बनाना है। इसलिए बनाना है कानून कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट के मिनरल फंड से यहाँ पर करोड़ों का बजट हर साल आता है, लेकिन उसका फायदा ना तो विस्थापितों को मिलता है, ना तो यहाँ के राज्य के लोगों को मिलता है। और उसके साथ ही जो टीएसपी का जो पैसा बजट आता है, उस पैसा को हर हाल में सरकार ये सुनिश्चित करे, कानून बनाए, पूरी तरह से कड़ाई के साथ कानून बनाए कि उस पैसा को सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों का रोजगार सृजन के लिए, उनका जो बुनियादी स्ट्रक्चर को तैयार करने में जो भी पैसा खर्च हो, उस बजट को उसमें खर्च होना चाहिए, उनका शिक्षा व्यवस्था के साथ में। और दूसरा चीज, आज की तारीख में झारखंड बना है तो यहाँ के लोगों के लिए बना है, स्थानीयता नीति बना। लेकिन आज बड़ा दुखद बात है कि स्थानीयता नीति रहते हुए भी आज सरकारी दफ्तरों में स्वीपर, पानी पिलाने वाला
और एक चपरासी तक आउटसोर्सिंग से बहाली हो रहा है। अगर ये आउटसोर्सिंग से बहाली होगा तो इस स्थानीयता नीति का क्या मतलब है? इस राज्य में ये इतने सारे लोग, यहाँ के झारखंड के मेन पावर हैं, बेरोजगारी का आलम है, यहाँ पर इतने लड़के लड़कियां शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, इसका क्या होगा? तो आज सरकार को कड़ाई से उस कानून को, जो आज की तारीख में नियोजन नीति के तहत में जो आउटसोर्सिंग के लिए जो दरवाजा खोल दिया गया है, झारखंड सरकार को नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा कि इसको पूरी तरह से बंद करना होगा, ताकि यहाँ के लोगों को 3rd क्लास से लेके हमारा अफसर रैंक तक यहाँ की नौकरी हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को और यहाँ के जो मेन पावर हैं उनको मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूं कि बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन पहला प्रायोरिटी यहाँ के लोगों को देना चाहिए। इसके लिए आज पूरी तरह से सरकार को पंचायत सचिवालय से लेके प्रखंड सचिवालय, जिला मुख्यालय, कंप्यूटर ऑपरेटर से स्वीपर तक आउटसोर्सिंग को बंद करना होगा। ये नियम सरकार को लाना पड़ेगा। ये कड़ा है, लेकिन इस कानून को पास करना पड़ेगा, इसलिए कि झारखंड की मिट्टी में यहाँ के लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो ये दुर्भाग्य है। आज जेपीएससी में आरक्षण खत्म हुआ, मेडिकल में आरक्षण खत्म हुआ, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी आरक्षण, यहाँ के लोगों का आरक्षण खत्म हो गया है। आज आरक्षण को फिर से वापस लाना पड़ेगा। सरकार को जो आरक्षण का गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी प्रावधान हैं उस प्रावधान को लागू करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ यहाँ का माइनर मिनरल्स, इसमें यहाँ के जो लोकल हैं उनको पूरी तरह से उनको मार्केट के क्षेत्र में उनको मजबूती के साथ उनको हैंडओवर करना पड़ेगा। सब कोई ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन एक तरफ से हमारा अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है, लेकिन दूसरे तरफ पर्यावरण के ख्याल से जिस तरह से सारे लोग बोल रहे हैं कि 50% आज आबोहवा शुद्ध हो गया है, निश्चित रूप से। इसीलिए हम लोगों हमेशा से मांग करते आए हैं, जितने भी जंगल हैं झारखंड का जो वन क्षेत्र है वो नहीं घटना चाहिए, वन क्षेत्र बढ़ना चाहिए। जब तक बुनियादी व्यवस्था को हम ठीक नहीं करते हैं तो आने वाले दिन के लिए हम जो स्थिति है उसको समेट नहीं पाएंगे। और उसके साथ ही जो किसानों का जो वनोपज है, आज तक सरकार ने किसानों के लिए, उनकी उपज के लिए जो उनको सही मार्केट रेट उनके उपज का मिले, सरकार ने कोई गाइडलाइन तय नहीं किया है। ग्रामीणों के जो वनोपज हैं उनके लिए कोई भी सरकार ने कोई गाइडलाइन तय नहीं किया है। सरकार को गाइडलाइन तय करना पड़ेगा कि जो किसान उपजाता है, जो अनाज उपजाता है, जंगल से जो उनको वो वनोपज इकट्ठा करता है, उसके लिए उनको उचित दाम सरकार तय करे। और जब तक ये तय नहीं करेगा तो किसान दूसरों के हाथ में, जो बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, दलाल हैं, उनके हाथों से वो शोषित होते रहेंगे।